हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपसे ज़्यादा बेहतर आपकी तैयारी हो गई होगी। तो आइए उसी तैयारी को हम एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीटेट में सबसे इम्पॉर्टेंट विषय होता है सीडीपी, और सीडीपी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग। और इन तीनों चैप्टर को पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ने के बावजूद बहुत सारे विद्यार्थी जो है कन्फ्यूज रहते हैं और इस तीनों बिंदु से संबंधित प्रश्न को हल करने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए आइए हम एक कोशिश हम भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग से रिलेटेड कुछ टॉपिक उससे रिलेटेड कुछ टर्म आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम शुरू करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और उसको सरल अर्थ में समझने की कोशिश करेंगे। तो इनके टॉपिक के अंदर, क्योंकि आप लोगों का पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग सब पढ़ा हुआ है, केवल आप पढ़ने के बावजूद जो कन्फ्यूज़न रह गया है उस कन्फ्यूज़न को दूर करना हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो पियाजे के थ्योरी में सबसे पहला वर्ड आता है स्कीमा। स्कीमा को हम लोग कहते हैं पूर्व ज्ञान या मानसिक चित्रण या पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव। अब आइए, पूर्व ज्ञान या स्कीमा होता क्या है। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में फोटो के लिए एक गैलरी होता है, उसी प्रकार से हमारे दिमाग में नॉलेज का एक गैलरी बना हुआ है। जितने भी प्रकार के नॉलेज है वो सारे नॉलेज हमारे गैलरी में फिट है। उसी गैलरी को हम स्कीमा कह रहे हैं, या पूर्व ज्ञान का एल्बम कह रहे हैं, या मानसिक चित्रण कह रहे हैं, या हमारा पुराना अनुभव जो हमने पहले से कुछ सीखा है, कुछ जाना है। एग्जाम्पल के रूप में आपके परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। अगर हम उनमें से किसी एक रिश्तेदार का नाम लूं तो आपका उस रिश्तेदार का चित्र सहित आपके दिमाग में उसका पूरा नॉलेज आपके सामने में आ जाएगा। यानी आपके दिमाग पर, मानसिक पटल पर उनका चेहरा, उनका एक्टिविटी सारा आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इसी पुराने नॉलेज को, जो नॉलेज आपके दिमाग में है, उसको हम लोग कहते हैं स्कीमा। आप इसको गैलरी से, फोटो गैलरी से कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। हमने आपको आपके किसी चचेरे भाई का नाम लिया, चचेरे भाई का नाम आपके दिमाग में आ गया, उसका फोटो भी आपके दिमाग में आ गया। तो यही तो आपका पुराना नॉलेज था, यानी उस लड़के के प्रति आपका पुराना ज्ञान यही था। इसी को कहते हैं पूर्व ज्ञान। या हमने जैसे नाम लिया, आपके दिमाग में जो सामने चित्र उनका उभर कर आया, उसी को कहते हैं मानसिक चित्रण, या उसी को कहते हैं पूर्व ज्ञान, या उसी को कहते हैं पूर्व अनुभव। और इन सारी चीज़ों को कहते हैं स्कीमा। तो स्कीमा, जब भी हम बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो क्यों कहा जाता है कि बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए। इसका मतलब यही है कि जो टॉपिक आप पढ़ाने आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नॉलेज बच्चे के दिमाग में है, यानी बच्चे की स्कीमा में है, उसके गैलरी में फिट है। उसी नॉलेज से शुरुआत करें आप अपनी पढ़ाई को। तो ये तो हो गया स्कीमा। अब आइए, एक इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं आत्मकरण, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण, जिसको अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को और भी कई नामों से जाना जाता है। एसिमिलेशन को अंग्रेजी में हिंदी में आत्मसातकरण भी कहते हैं, आत्मसातीकरण भी कहते हैं, आत्मीकरण भी कहते हैं, स्वांगीकरण भी कहते हैं, स्वांगीकरण भी कहते हैं। और अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन याद रखिएगा, क्योंकि आपको जो सवाल जहां पर से आप कंफ्यूज करते हैं वो इसी तीनों टर्म में, एसिमिलेशन में, समावेशन में, जिसको हम लोग समायोजन भी कहते हैं, एकोमोडेशन, और एक होता है अनुकूलन, अनुकूलन, एडप्टेशन। ये तीनों वर्ड को आप एक साथ समझेंगे क्योंकि तीनों का संबंध है एक दूसरे से। अब तीनों का संबंध एक दूसरे से क्या है?
अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है एडेप्टेशन, जिसको हम लोग आपस में आम भाषा में कहते हैं एडजस्ट हो जाना। जिस तरीके से माहौल में हम अपने आप को ढाल लेते, कोई नए माहौल में गए और नए माहौल में खुद को धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कि अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली दफ़ा अपने ससुराल गए, तो ससुराल का वातावरण, माहौल, रहन सहन, कल्चर कुछ और आपके मायके का जहाँ आप इतना दिन उम्र गुजारा है वहाँ का कल्चर कुछ और। लेकिन जैसे ही आपके ससुराल जाते हैं तो आपका जो है वहाँ पर का पूरा माहौल या तौर तरीका, रहने का, उठने सोने का टाइम टेबल सब आपके घर से भिन्न है। आपको शुरू शुरू में एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, फिर धीरे धीरे आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसी एडजस्ट को कहा जाता है अनुकूलन करना, यानी अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग या उस परिवार के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। तो अनुकूलन के अंदर दो प्रोसेस काम करता है एक साथ, एक ये और एक ये। अनुकूलन के अंतर्गत हम लोग दो काम एक साथ करते हैं, और पियाजे ने इस टर्म का यूज इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे के ज्ञान का विकास जो होता है तो वो अनुकूलन की प्रक्रिया के परिणाम है। अनुकूलन की प्रक्रिया का परिणाम है हमारे संज्ञान का विकास। इस बात को याद रखेंगे, अनुकूलन की ही प्रक्रिया का परिणाम है। और अनुकूलन यानी एडजस्ट होना, वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता इंसान में बाय बर्थ होती है। और जैसे जैसे बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसका अनुकूलन बदलता रहता है, यानी आत्मसातीकरण और समावेशन का तरीका वो चेंज होते रहता है और उसमें दिमाग में नया नया कॉन्सेप्ट ऐड होता रहता है। तो इस तीनों को एक साथ समझे। आत्मसातीकरण क्या होता है? अभी आपने स्कीमा समझा, स्कीमा में आपने समझा कि पहले से हमारे दिमाग में जितने तरह का नॉलेज है, चाहे खेल के प्रति नॉलेज, खाने के प्रति नॉलेज, खाना बनाने के प्रति नॉलेज, रिश्तेदार, परिवार, सुख दुख दर्द, जितना भी नॉलेज आपके दिमाग में है उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। अब सामने कोई फिर एक नया नॉलेज आ रहा है, पहले से तो हमारा स्टोर भरा हुआ है ही, उसके बाद भी एक नया नॉलेज आ रहा है। अब उस नए नॉलेज को स्वीकार हमारा ब्रेन करेगा कि नहीं करेगा, या करेगा तो किस प्रकार करेगा, कर लेगा तो वो क्या होगा, नहीं कर पाएगा तो क्या होगा। इसी से रिलेटेड ये तीनों टर्म है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए आप घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, आपको आवाज़ लगाता है, तो आप सवाल पूछते हैं कौन, आप अभी तक जान नहीं रहे हैं कौन है। आप दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोलने के बाद आपके सामने एक नया चेहरा खड़ा है, तो आपने इसको पहले कभी नहीं देखा है। जो आपके सामने दरवाजे पर खड़ा है, जो आपको दरवाजे पे आवाज़ लगाया, वो एक नया चेहरा है। तो जब नया चेहरा है तो आपने उसे पहले कभी नहीं देखा था, तो पहली दफ़ा आज ही देख रहे हो। अब आपके दिमाग में तरह तरह का सवाल उठता है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। तो पहली दफ़ा जो आपने उस व्यक्ति को अपने दरवाजे पे देखा, ये आपका हुआ नया ज्ञान, नवीन ज्ञान। पहले से तो आपको कई व्यक्तियों का चित्र आपके ब्रेन में है, लेकिन आपने अपने दरवाजे पर एक नए व्यक्ति को देखा, तो ये हो गया नवीन ज्ञान। तो नवीन ज्ञान प्राप्त करना, इसी को हम लोग कहते हैं आत्मसातकरण। अगर नवीन ज्ञान आप आसानी से अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं कि चलो ये भी एक नया आदमी है, उससे पूछ लिए, इंट्रोडक्शन ले लिए, उसका आने का मकसद पूछ लिए, उसके बाद ये आपके दिमाग में इसका चेहरा फिट हो गया। अगर यही व्यक्ति फिर कल आ जाएगा, दोबारा अगले दिन आए, अब आपका ये नवीन ज्ञान नहीं कहलाएगा। अब आप जी मैं आवाज़ दिया, वो कौन, जी मैं वही जो कल आया था। तो अब दरवाज़ा खोलने के पहले ही उसका फोटो आपके दिमाग में आ जाएगा, मानसिक चित्रण बन जाएगा, यानी आपके स्कीमा में पहले से उसका फोटो मौजूद है। जब नवीन ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी आप जब भी पहली दफ़ा कोई नॉलेज या कोई ज्ञान वातावरण से हासिल कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नवीन ज्ञान। तो नवीन ज्ञान को अपने स्कीमा में फिट करना, इसको कहते हैं आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण। नवीन ज्ञान को अपने स्कीमा में फिट करना, इसी को कहते हैं आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण। ये क्लियर हो गया। अब आइए समावेशन को समझते हैं। ये दो समावेशन को समझने के लिए फिर से हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं घर में, और फिर आपके घर पर दरवाजे पर कोई नॉक करता है, आवाज़ देता है, और आप जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। फिर एक नया चेहरा आपके सामने उपस्थित है, गोरा नारा नौजवान लड़का, दाढ़ी मूछ नया निकला हुआ है अभी तक, और उसके बाद आप उसको देखकर हकचका जाते हैं कि आप कौन हैं भाई,
आपको तो हमने पहचाना नहीं। तो क्योंकि ये अभी तक जो है ये नवीन ज्ञान कहलाएगा, अभी तक ये आत्मसातीकरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको पहचान नहीं पा रहे, पहली दफा आपके सामने ये चेहरा आया है। लेकिन जब वो अपना परिचय देता है, मैं कौन हूं, मैं आपके दोस्त का भाई हूं या आपके फला रिश्तेदार का बेटा हूं, और तो अब आपको इंट्रोड्यूस वो करवा रहा है कि आपसे हम पहले मिल चुके हैं, आप हमें नहीं पहचान पा रहे हो, आप भी नहीं पहचान पा रहे हो। अंत में आपने जब आपके किसी परिचित का उन्होंने नाम लिया, आपके किसी परिचित का उन्होंने नाम लिया कि आप उसे जानती हैं, तो जी हाँ मैं उसे जानता हूं, तो मैं उसी का सबसे छोटा बेटा हूं। तो उसका छोटा बेटा हो, तो अब आपके दिमाग में क्या हो रहा है कि अच्छा आपको तो मैंने तब देखा था जब तुम छोटे थे, जब तुम 6 साल के थे, 7 साल के थे, 8 साल के थे, तब देखा था, और आज 10 बरस के बाद तुम अचानक हमारे पास आए हो, मूंछ दाढ़ी सब निकल गया है, इसलिए हम आपको नहीं पहचान पाए। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन बना आपका कि कोई आपके दरवाजे पर नॉक करता है, आप दरवाज़ा खोलती हो, खोलने के बाद आपने देखा कि एक नया चेहरा है जिसे आप पहचान नहीं पाई। उन्होंने अपना जब परिचय दिया, जब आप पहचान नहीं पाई, तो इसका मतलब है कि आप अपने पुराने स्कीमा में इस नए ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वो परिचय दे रहा है अपना कि मैं फला हूं, लेकिन आपने नहीं, कहां से आए हो, फला जगह से आया हूं, तब भी आपने नहीं पहचाना। इसका मतलब है कि आप नवीन ज्ञान आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, यानी आपका स्कीमा जो है, आप अपने स्कीमा में आत्मसातकरण नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप अपने पुराने गैलरी में नए नॉलेज को डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब वो अपना परिचय देता है कि मैं आपके फला का बेटा हूं, तब आपके दिमाग में आता है कि अच्छा तुम्हें तो मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, उसके बाद आज तक नहीं देखा था, तुम फला के बेटा हो, ठीक है आओ बैठो। अब ये आपने क्या किया, आपके ब्रेन ने क्या किया, आपके ब्रेन ने अपने पुराने स्कीमा को, यानी उस लड़के का जो 8 साल के उम्र में जो फोटो था, उस फोटो में आपने एडिट किया कि अब वो फोटो हमने भोला भाला चेहरा देखा था, मासूम चेहरा, अब इसमें दाढ़ी निकला हुआ है, मूछ निकला हुआ है, अब ये जवान हो गया है, यानी वही लड़का है लेकिन इसका रंग रूप चेंज हो गया है। इसी को कहते हैं कि पुराने स्कीमा में आपने एडिट किया। आपका जो उस बच्चे का पुराना फोटो दिमाग में सेट था, जिसको आपने 10 साल पहले देखा था, फिर दोबारा अचानक से आप आज देख रहे हो, तो उनके पुराने फोटो जो आपके ब्रेन में पहले से सेटअप था, उसको आपने एडिट किया कि अच्छा ये वही है, वही लड़का है। और तब आपने एडिट करने के बाद अपने पुराने स्कीमा में मौजूद उस लड़के के 8 साल के उम्र वाली फोटो को एडिट किया कि अब ये लड़का जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है, मुझ दाढ़ी निकल चुका है, फला का ही बेटा है। तो अब जो आप इस ज्ञान को हासिल किए, ज्ञान तो अभी भी नवीन था ही, लेकिन नवीन ज्ञान को आप डायरेक्ट ले नहीं पा रही थी। लेने के लिए आपने अपने पुराने स्कीमा में चेंज किया। इसी को कहा जाता है समावेशन। यानी जब वातावरण से कोई नवीन ज्ञान आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन हासिल करने के लिए आपका स्कीमा तैयार नहीं है, तो आप स्कीमा को एडिट करते हैं, उसके बाद वो नवीन ज्ञान हासिल करते हैं, तो इसको समावेशन कहते हैं। तो आपको समावेशन में 2 कंडीशन आएगा, इसको याद रखिए, यहीं पर से आपका ऑब्जेक्टिव फंसता है, आप कंफ्यूज होते हैं हल करने में। जब समावेशन की प्रक्रिया तब होगी जब हम 2 में से एक काम करेंगे, या तो नए ज्ञान, सामने में मौजूद नए ज्ञान के अकॉर्डिंग हम अपने पुराने ज्ञान में एडिट करेंगे, या हम अपने पुराने ज्ञान के अकॉर्डिंग नए ज्ञान में एडिटिंग करने का काम करेंगे, सुधार संशोधन करने का काम करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं समावेशन। आपको सवाल इस प्रकार से आता है, जब एक बच्चा अब नवीन ज्ञान या समाज से ज्ञान को हासिल करने के पहले अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है, तब उसके बाद वो ज्ञान हासिल करता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे समावेशन। और ये दोनों प्रक्रिया का कंबाइंड रूप जो है वो अनुकूलन है। इसी अनुकूलन प्रोसेस से हमारे संज्ञान का विकास होता है, स्टेप बाय स्टेप। हर अवस्था में हमारा स्कीमा, असिमुलेशन और अकोमोडेशन अलग अलग तरीके से होता है।
इसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन, समावेशन, समायोजन, समंजन भी कभी कभी कहा जाता है। समंजन, अगर आपको भाषा में पियाजे का सवाल आ जाए कि बच्चे में भाषा का विकास किस प्रकार होता है पियाजे के अकॉर्डिंग, तो कहेंगे सर बच्चे में भाषा का विकास आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से होता है, या बच्चे में भाषा का विकास आत्मसातीकरण और समायोजन या अनुकूलन के माध्यम से होता है, अनुकूलन और आत्मसातीकरण के माध्यम से होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए संतुलन। संतुलन अगला पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संतुलन। संतुलन स्थापित करना, जिसको कहते हैं बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना। अभी आपने देखा एक सिचुएशन कि नया चेहरा आपके सामने आया और आपके स्कीमा उस नए चेहरे या नवीन ज्ञान को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाने की स्थिति को ही हम लोग कहते हैं असंतुलन की अवस्था। यानी आपका पुराना ज्ञान कुछ और कह रहा है उस लड़के के बारे में और नवीन ज्ञान आपका कुछ और कह रहा है। पुराना ज्ञान कह रहा है कि ये लड़का बहुत बदमाश है, बहुत बदतमीज है, लेकिन नवीन ज्ञान कह रहा है नहीं, इसको तो हम बचपन से जान रहे हैं कि ये ऐसा अपराध नहीं कर सकता है। पुराना ज्ञान कह रहा है कि ये लड़का बहुत शरीफ है, बहुत सीधा साधा है, इसको हम शुरू से जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये ऐसा अपराध नहीं कर सकता, ये चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन नवीन ज्ञान ये कह रहा है कि उसको चोरी करते पकड़ा गया और आपको खबर मिली, तो कुछ देर के लिए आप जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में भी आप वही काम करते हैं। आप पुराना स्कीमा कह रहा है ये लड़का बहुत शरीफ है और नया स्कीमा कह रहा है कि इसको चोरी करते हुए पकड़ा गया है आज। तो अब कुछ देर के लिए आपका दिमाग उस नए नॉलेज को ग्रहण करने में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, उसी को कहते हैं असंतुलन की अवस्था। धीरे धीरे फिर वो बैलेंस बनाता है कि नहीं, जब हकीकत में रंगे हाथ पकड़ाया है तो इसका मतलब है कि ये पहले तो शरीफ था, धीरे धीरे माहौल या संपर्क या किसी के साथ रहकर बुरे लोगों के संगत के कारण जो है ये भी चोर हो गया है। अब आप जो एडजस्ट किए और संशोधन करके अपने पुराने स्कीमा में संशोधन करके फिर इस लड़के के बारे में आपने गैलरी में दिमाग में सेट किया कि ये लड़का अब चोर हो गया है। तो इसी को बैलेंस और इनबैलेंस की अवस्था को कहते हैं संतुलन स्थापित करना। क्लियर है? संतुलन स्थापित करना। संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम कोई नवीन ज्ञान हमारे सामने आता है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारा पुराना ज्ञान स्कीमा अलाउ नहीं करता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में फिर हम उसको मानना पड़ता है कि नहीं यही हकीकत है, तब इसको हम लोग कहते हैं संतुलन स्थापित करना। तो संतुलन समावेशन और आत्मसातीकरण के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? और मानसिक संक्रिया एक नया वर्ड होता है, इक्विलिब्रियम इसको अंग्रेजी में कहेंगे, इक्विलिब्रियम। एक होता है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया, मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन क्या होता है कि आप जो नवीन ज्ञान या पुराने ज्ञान को हासिल करने के लिए दिमाग में तोड़ जोड़ कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, चोर ये चोरी नहीं कर सकता है, ये सब जो दिमाग में तर्क वितर्क निर्णय किसी समस्या को समाधान करने के लिए जो हम दिमाग दौड़ाते हैं, जो सोच विचार करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया। क्लियर है? उसके बाद एक होता है संगठन। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये भी पियाजे के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण टर्म है। संगठन, संगठन क्या कहते हैं? हमारे दिमाग में जितना भी काम करने की क्षमता है, जो जो गुण है, उन सारे गुण के एक पैटर्न को हम लोग कहते हैं संगठन। हमारा दिमाग कौन कौन सा काम करता है? निर्णय लेता है, तर्क करता है, डिसीजन लेता है, स्मृति है, भाषा है, मेमोरी जिसको कहते हैं स्मृति, मेमोरी है, याददाश्त पावर है, या भाषा का मतलब कि लैंग्वेज फिट है हमारे दिमाग में, किसी समस्या का समाधान करने की क्षमता है,
प्रश्न को सुनकर समझने की क्षमता है। ये समझना, चिंतन करना, तर्क करना, निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना, ये सारे मेंटल के जो गुण हैं, दिमाग के जो गुण हैं, इसी गुण को हम लोग कहते, ये गुण जो पूरा सेटअप तैयार है, इस सारे सेटअप को हम लोग संगठन कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? स्कीम्स क्या होता है? स्कीमा एक वर्ड स्कीमा से मिलता जुलता होता है, स्कीम। तो स्कीम क्या होता है? हमने जो ऑपरेशन किया, मतलब हमने जो दिमाग से निर्णय लिया, जो हमने डिसीजन लिया, तो उसी डिसीजन लेने को स्कीम्स कहा जाता है। समस्या समाधान के लिए हमने जो चिंतन किया, उस चिंतन का अभिव्यक्त रूप जो नजर आ रहा है, जो हमने डिसीजन लिया उसका अभिव्यक्त, जो हमने रिएक्शन दिया उस लड़के, मान लिया चोर वाला एग्जांपल, तो जो हमने रिएक्शन दिया उस लड़के के बारे में, उसी रिएक्शन को हम लोग स्कीम्स कहते हैं। स्कीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको स्कीमा समझना है, समायोजन समझना है, समावेशन जिसको कहते हैं, आत्मसातीकरण समझना है जिसको स्वांगीकरण कहते हैं, संरक्षण समझना है, आकेंद्रण, विकेंद्रण समझना है। विकेंद्रण भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। विकेंद्रण का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक से अधिक तरीके से सोचना, ये विकेंद्रण होता है। और आकेंद्रण का मतलब होता है किसी समस्या को केवल एक ही तरीके से हल करने का आइडिया दिमाग में आना। आपको कोई प्रॉब्लम हमने दिया, उसको निदान, कोई पहेली हमने आपको दिया और उस पहेली का निदान का आपको एक ही रास्ता नजर आ रहा है, तो वो हुआ अकेंद्रण की अवस्था, यानी आपका दिमाग अभी अकेंद्रण अवस्था में है, एक तरफा सोचता है। लेकिन जब आप उस पहेली को हल करने के लिए अलग अलग बुद्धि लगा रहे हैं, अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका बुद्धि, आपका दिमाग जो है विकेंद्रण की अवस्था में है, यानी आप अब एक समस्या पर कई तरीके से सोचने की क्षमता आपके दिमाग में विकसित हो गई है। ये हो गया विकेंद्रण। क्लियर है? उम्मीद है कि ये सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि अब आपसे प्याजे से संबंधित क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ट्राई करके देख लें आप लोग, या कोई समस्या रह गई है तो बताएंगे, फिर हम इसको पूरा कर देंगे। धन्यवाद।